वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। अगर किसी भी टेस्ट सीरीज़ में कोई भी क्वेश्चन अगर गलत लगे तो आप टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वहाँ से वो क्वेश्चन को सुधारा जाएगा और जो मार्क्स है वो सबको इक्वली मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो टेस्ट 11 हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। यदि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं, ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यानी ये अल्टरनेट डे का सवाल है और अभी तक हम लोग टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डे का सवाल नहीं पढ़े हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका टाइम एंड वर्क में वो आपको अल्टरनेट डे पे ही होगा। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं, फिर अगर नहीं समझ में आए तो कल या परसों आपका अल्टरनेट डे का जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है ए जो है वो 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है और सी जो है वो 60 दिन में काम करता है। ठीक है, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना होता है 60। तो हम क्या मान लेते हैं कि टोटल जो काम है वो 60 है। टोटल काम यानी जो एलसीएम आता है वो क्या मान लेते हैं हम लोग, टोटल काम मानते हैं। टोटल काम अगर 60 है और ये अगर 20 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम करेगा। टोटल काम 60 है और ये 30 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में ये 2 काम करेगा। टोटल काम 60 है और ये 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में ये 1 काम करेगा, तभी तो 60 दिन में 60 काम करेगा। ठीक है, तो उसके एक दिन के काम का अनुपात आ गया ना 3:2:1। अब क्या चीज़ पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। जैसे पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन भी ए काम करेगा और तीसरा दिन बी और सी उसका मदद करेगा, फिर चौथा दिन अकेला ए काम करेगा, फिर पाँचवा दिन अकेला ए काम करेगा और छठा दिन बी और सी उसका मदद करेगा। यानी हर एक तीसरा दिन अगर बी और सी उसको मदद करता है तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर 3 दिन का हम लोग काम निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 दिन का काम रिपीट हो रहा है तो 3 दिन में हम पता कर लेते हैं, यानी 3 दिन में टोटल काम कितना होगा। 3 दिन में टोटल काम कितना होगा निकाल लें। देखिए 3 दिन में ए तीनों दिन आ रहा है और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 3 दिन में 9 काम कर लेगा। और बी एक ही दिन आ रहा है, 3 दिन में बी एक ही दिन आ रहा है, यानी बी अगर एक दिन आएगा तो ये 2 काम कर लेगा। और सी भी एक दिन आ रहा है तो ये सी एक दिन आएगा तो ये 1 काम कर लेगा। यानी टोटल मिला के 9 2 11 1 12 काम 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, जब बी और सी प्रत्येक तीसरा दिन उसका मदद कर रहा है। जब 12 काम 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है और टोटल काम तो हम लोग 60 माने थे, यानी इसका 5 गुना काम यानी 60 काम कितना दिन में समाप्त होगा। यानी इधर भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे यानी 15 दिन में। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सवाल किसी को समझ में नहीं आता है तो कल या परसों फिर अल्टरनेट डे पे, जब हम अभी हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेट डे पे कल या परसों वीडियो अपलोड होगा, वहाँ से आप बेसिक समझ सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ये भी हम लोग टाइम एंड वर्क में बता चुके हैं। जैसे बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ए और बी का बात किया जा रहा है। बी जो है ए से 25% अधिक है, तो यानी ए का क्षमता अगर 100 है तो बी का क्षमता 125, यानी उसके जो क्षमता का जो अनुपात आया वो कितना आया गया 4:5, यानी 25 अगर हम काटेंगे तो क्षमता का अनुपात 4:5 आ गया। यहाँ बोला जा रहा है ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, यानी जब 4 क्षमता रहता है तो कितना दिन लेता है, 6 दिन लेता है। या फिर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जो दिन का जो अनुपात होता है वो क्षमता के अनुपात का उल्टा हो जाता है। यानी अगर क्षमता का अनुपात 4:5 तो दिन का अनुपात 5:4। और एक बार में बोला जा रहा है ए 6 दिन लेता है, यानी जब 5 का वैल्यू 6 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, बी अकेला ना, तो बी का अकेला यानी बी 4 दिन में कंप्लीट करे, यानी 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5 गुने 4 यानी 24/5 दिन, यानी 4.4/5 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये घातांक और करने का सवाल है। इसमें जब बेस सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में। इसका मतलब 256 बेस सेम है दोनों का और मल्टीप्लाई रहता है तो पावर में दोनों ऐड कर देते हैं, यानी 0.16 और 0.09 का अगर हम ऐड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। और 0.25 का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 25/100 हो जाएगा। और ये 25/100 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं।
यानी ये क्या हो गया कि 256 का पावर 1/4, और 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, 16 का स्क्वायर 256, यानी 4 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, और 1/4 पहले से, यानी गुण 1/4, 1/4, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी सवाल का जो आंसर होगा वो 4, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक घनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। कुछ नहीं करना है, शेषफल में ही 17 से भाग दे देना है। यानी अगर हम 45 में 17 से भाग देंगे तो 17 दूना 34, और शेष कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। यानी अगर हम उस संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेष 11 बचेगा। इस तरह का सवाल जब भी आए तो क्या करना है, शेषफल में ही 17 से भाग देना है। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोलार्ध के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे गोलार्ध है, ये गोलार्ध मतलब अर्धगोला, अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2πr²। देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। अगर अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल बोला जाए, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो ये 2πr² रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ऊपर जो रहेगा ये वृत्त के आकार का रहेगा, वो एरिया ऐड हो जाएगा, वृत्त का एरिया πr²। अगर हम इसमें πr² ऐड करेंगे तो ये 3πr² अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी गोलार्ध का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया, 27 पाई, यानी 3πr² का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया, 27 पाई। तो ये पाई से पाई कट जाएगा और 3 से 9 बार में, यानी r² बराबर कितना आ गया, 9, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या चीज़ पूछ रहा है, गोलार्ध के आधार की त्रिज्या पूछा है ना, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयताकार प्लॉट का जो परिमाप है वो 48 है। तो आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये किसके बराबर दिया गया, 48 के बराबर दिया गया। इसका मतलब 2 से अगर हम काटेंगे तो ये 24 बार में कटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई का जो योग आया वो 24 आ गया, ठीक है। और क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई वो कितना दिया गया, 108 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो प्लॉट के आयाम क्या होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो जब हमारे पास 2 इक्वेशन दे ही दिया गया है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे दोनों का योग यानी लंबाई चौड़ाई का योग 24 और लंबाई चौड़ाई का गुणनफल 108 कौन से ऑप्शन में हो रहा है। अगर हम 18 + 6 लेते हैं तो 24 आ जाएगा, और 18 गुने 6 करेंगे तो 108 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी को जोड़ने पे 24 नहीं हो रहा है। ये 36 + 3 39, ये ऑप्शन खत्म। 12 + 9 21, ये ऑप्शन खत्म। 27 + 4 31, ये ऑप्शन खत्म। तो एक ही ऑप्शन में जोड़ने पे 24 और गुना करने पे 108 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 आदमी 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। टाइम एंड, यानी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, टाइम एंड वर्क से एक सवाल, मिनिमम एक सवाल जरूर रहेगा, कम से कम एक सवाल। जैसे इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, कौन से फार्मूला पर, m1 × d1 बराबर m2 × d2, ये फार्मूला पे बना लेंगे सवाल को। पहला बार कितना आदमी है, 2 आदमी और 3 लड़का, यानी जो m1 है 2 मैन और 3 बॉय हैं, और ये इसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। दूसरा बार कितना आदमी है, 3 आदमी है और 2 लड़का, यानी 3 मैन + 2 बॉय है, और ये कितना दिन में कर रहा है, तो ये 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मैन और बॉय के रेशियो का अनुपात निकाल लेंगे, यानी 2 से 5 बार में, 2 से ये 4 बार में। अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 10 मेल + 8 बॉय बराबर 12 मेल प्लस, सॉरी यहाँ पे 5 गुने 3 15 बॉय ना, यहाँ पे 15 बॉय, यहाँ पे 12 मेल + 8 बॉय, ठीक है। तो ये 10 मेल उधर जाएगा तो 2 मेल बचेगा, और ये 8 बॉय इधर आएगा तो 7 बॉय बचेगा 15 बॉय में से, यानी 2 बॉय बराबर कितना आ गया, 7। 2 मेल बराबर कितना आ गया, 7 बॉय, यानी 2 जो आदमी है वो किसके बराबर है, 7 लड़का के बराबर है। अब क्या चीज़ पूछा जा रहा है, 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में करोगे, यानी इसको भी हम लोग इसी फार्मूला पर लेंगे। 2 आदमी और 1 लड़का, ये m2 तो दिया ही गया है, हम क्या करते हैं m1 के बदले हम इस स्टेटमेंट को ले लेते हैं। हम चाहें तो इस स्टेटमेंट को भी ले सकते हैं, इस स्टेटमेंट को भी, लेकिन हमें ये स्टेटमेंट ज़्यादा सुविधा देगा, इसीलिए हम पहला वाला स्टेटमेंट को ले लेते हैं। यहाँ पे 2 आदमी
प्लस 3 बॉय किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में कर रहा था। और यहाँ पे पूछा जाए 2 आदमी और 1 लड़का ना, यानी 2 मैन प्लस 1 बॉय उसी काम को हम लोग मान लेते हैं कि x दिन में करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है 2 आदमी किसके बराबर है, 7 लड़का के, यानी 2 आदमी के बदले में लिख सकते हैं 7 बॉय। यहाँ भी 2 आदमी के लिख सकते हैं 7 बॉय, यानी 7 और 3 10 बॉय गुने 10 इजिकल टू 7 प्लस 1 8 बॉय गुने x। तो बॉय से बॉय कट जाएगा, यानी 4 से 2 बार में और 4 से ये 25 बार में, ये 100 कितना बार में कटेगा 25, यानी x जो आ गया वो 25/2, यानी 12.1/2 दिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 दिया गया है तो a² - प्लस b² - प्लस c² क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया गया, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को फिक्स कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया गया है और एक ही इक्वेशन है तो हम एक वेरिएबल a को फिक्स कर देते हैं और b और c के बदले में जो मन हो वो रख लेते हैं, यानी c के बदले में भी हम 1 रख लेते हैं और b के बदले में भी 1 रख लेते हैं। तो a के बदले में कितना रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 + 1 2 अगर उधर जाएगा तो -2 होगा। अब आप ये मान इस इक्वेशन में पुट करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका वैल्यू पुटिंग मेथड से। अगर इसको बेसिक से बनाना है तब क्या करेंगे, नीचे BC CA और AB अगर हम LCM लेंगे तो ABC आ जाएगा। इसमें BC दिया गया A मिसिंग है तो A से अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये A³ आ जाएगा। इसमें CA दिया गया B मिसिंग है, B से अगर हम इसमें गुना करेंगे तो ये B³ हो जाएगा। और इसमें AB दिया गया है और C मिसिंग है और C से अगर इसमें हम गुना करेंगे तो +C³ हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a³ + b³ + c³ क्या होता है, 3abc हो जाता है, 3abc। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 दिया गया है तो a³ + b³ + c³ क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा बट्टा abc। तो ये abc कट जाएगा, तो इस सवाल का जो आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 तरीका है, दोनों तरीका में से आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका आपका फार्मूला बेस्ड हो गया और दूसरा तरीका वैल्यू पुटिंग हो गया। वैल्यू पुटिंग हम लोग कब करते हैं, जब आपका एक इक्वेशन दिया गया हो, यानी जितना इक्वेशन दिया गया हो उतना वेरिएबल ना हो। जैसे एक इक्वेशन दिया गया हो, एक ही इक्वेशन दिया गया है ना और वेरिएबल 3 है, तो आप एक इक्वेशन मतलब होता है एक वेरिएबल को आप फिक्स कर दीजिए, बाकी 2 वेरिएबल को आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो एक इक्वेशन दिया गया तो एक वेरिएबल हम a को फिक्स कर दिए, b और c के बदले में हम 1 मान लिए, तो a-2 आ गया। जब सब मान हमें पता है तो हम ये मान क्या करेंगे, इसमें हम पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा, यानी एक वृत्त का जो त्रिज्या है, मान चलिए इसका त्रिज्या r है तो इसका वर्ग का भुजा भी क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा भी r हो जाएगा। यानी जो वृत्त का त्रिज्या है वही वर्ग का भुजा है। तो वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर, भुजा के बदले में r माने तो r का स्क्वायर। इसका अनुपात निकालेंगे तो r² से r² कट जाएगा, यानी π/1, इसका अनुपात आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर उसे 20% का लाभ हो। देखिए इसका हम सबसे शॉर्टेस्ट मेथड बता देते हैं। जैसे 25% छूट दे रहे हैं तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं, 75% पे बेच रहे हैं। अगर आपके पास 20% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 120% पे बेच रहे हैं। तो क्या चीज़ बोला है, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो आपको यानी देखिए 25% का छूट दे रहे हैं तो आप 75% में ही बेच रहे हैं और आप 20% लाभ चाहते हैं तो 120% पे बेचना पड़ेगा आपको। जब आपको 120% पे बेचना पड़ेगा तो कितना आप बढ़ाइएगा अंकित मूल्य, यानी क्रय मूल्य को कितना बढ़ाइएगा, आप 45 बढ़ाइएगा, कितना में, 75 में गुने 100, यानी 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में और ये 3 से 15 बार में, यानी 15 गुने 4, 60% आपको वृद्धि करना पड़ेगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड आपका यही है इस सवाल को बनाने का। पहले क्या करना है, 25% छूट मतलब 75% पे आप बेच रहे हैं, 20% लाभ हो रहा है इसका मतलब आप 120% बेच रहे हैं। तो क्रय मूल्य 120% में आपको बेचना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य को कितना अधिक अंकित कीजिएगा, 45 अंकित कर रहे हैं, अधिक अंकित करें 75 में गुना 100, यानी 60% अधिक आप अंकित करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 5000 मूल्य अंकित है, यानी उसका जो अंकित मूल्य है वो 5000 है
उस पर दुकानदार ने उस पर X% Y% और Z% की क्रमिक छूट दी तो शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी जब आपको 20% का छूट दिया जाता है तो आप 80% निकालते थे ना उसका विक्रय मूल्य। ये 80 कहाँ से आता था, 100 में से 20 घटा देते अगर 20% का छूट आता था। उसी तरह से अगर X% का छूट है तो कितना परसेंट हम निकालेंगे, 100 में से X घटा के उतना परसेंट हम निकालेंगे। फिर अगर Y% का छूट मिला है तो 100 में से Y घटा के उतना परसेंट निकालेंगे। फिर अगर Z% का छूट मिला है तो 100 में से Z घटा के उतना परसेंट का हम लोग छूट निकालेंगे। ये 00 से ये 00 कट जाएगा और 50 से ये 2 बार में, यानी इसका जो आंसर आएगा 100 माइनस X इंटू 100 माइनस Y इंटू 100 माइनस Z और डिवाइड बाय 2 गुने 100 यानी 200। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें प्लस दे दिया गया, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु पर 10% का छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य 450 है। अगर विक्रय मूल्य आप 90% भी निकालेंगे, 10% छूट है तो 90% बेच रहे हैं ना, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। ये 9×45 405 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी अंकित मूल्य पे अपनी वस्तु पे 10% का छूट देता है ना, अंकित मूल्य 450 है, 10% का छूट देगा तो इसका मतलब 90% बेचेगा। यानी 450 के 90% 405 यानी 405 रुपये बेचेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक्स तथा वाई थैलों में गोलियों की जो संख्या है वो 2:3 है। यानी एक्स में अगर गोली की संख्या 2 है तो वाई में गोली की संख्या 3 है। यानी कोई वेरिएबल हम लोग ए मान लेते, एक्स में अगर 2A गोली है तो वाई थैला में 3A गोली होगा। अब क्या बोला है, यदि वाई थैला से 5 गोलियां निकाल कर एक्स थैला में डाल दी जाए, इन वाई में से अगर हम 5 गोली निकालेंगे और एक्स में 5 गोली डालेंगे तो +5, तब जो क्या होता है, अब प्रत्येक थैला में गोलियों की संख्या बराबर होता है। यानी अब जो दोनों में गोली की संख्या वो बराबर हो गया। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3A उधर जाएगा तो ए बचेगा, 3A में से 2A अगर माइनस होगा तो ए बचेगा, 5 उधर, ये -5 इधर आएगा तो 10 बच जाएगा, 5 5 10, इन ए बराबर 10 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, अब प्रत्येक थैले में गोली की संख्या क्या है, यानी डालने या निकालने के बाद जो गोली का संख्या बचा वो कितना बचा। यानी गोली का संख्या 2A + 5 है, या फिर यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं 3A - 5 या 2A + 5। 2A + 5 यानी 2 × 10 + 5 यानी 10 × 20 + 5 25। यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब दोनों बराबर ही है तो हम कहीं से भी गोली की संख्या निकाल सकते हैं। अगर पहले वाला गोली का संख्या पूछता तब 2A या 3A का वैल्यू निकालना पड़ता है, लेकिन बाद वाला पूछा गया है तो बाद वाला 2A + 5 है यहाँ पे, 3A - 5 यहाँ पे है, और दोनों बराबर ही है तो हम कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण प्रत्येक समान कोण के योगफल का 2 गुना है। यानी कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजा आपस में बराबर होता है, और हम लोग को पता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों कोण समान है और ये कोण जो है वो असमान है। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, यदि असमान कोण समान कोण के योगफल का 2 गुना है, यानी समान कोण हम लोग x मान लेते हैं, तो असमान कोण क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यानी इस दोनों के योगफल का 2 गुना है, इस दोनों के योगफल x + x 2x, और 2x का 2 गुना 4x, ये कोण हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी x + x + 4x बराबर 180 डिग्री, यानी 6x बराबर 180, x बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 × 6 180। तो प्रत्येक समान कोण हम लोग x माने थे, x का वैल्यू 30, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 संख्या में से पहले 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है, तो अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या है। यानी ये सवाल हम लोग BSSC के मैथ के प्रैक्टिस सेट में भी देख चुके थे, और यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। 4 संख्या हम ABCD मान लेते हैं, 4 संख्या ABCD है। पहली 3 का औसत 15, यानी पहला 3 कौन है, ABC। यानी ABC का औसत अगर 15 है तो इसका योग कितना हो जाएगा, 15 × 3 45। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंतिम 3 का औसत 16 है। अंतिम 3 कौन संख्या है, BCD अंतिम 3 संख्या है। अगर अंतिम 3 यानी BCD का औसत अगर 16 है तो इसका योग कितना हो जाएगा, 16 × 3 48 हो जाएगा। अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात करना है हमें। पहली और अंतिम संख्या से मतलब है, बीच वाले संख्या से नहीं मतलब है, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा A - D = -3,
48 45 में से 48 जाएगा -3, और अंतिम संख्या यानी डी जो है वो 19 दिया गया, यानी a - 19 बराबर -3। तो a बराबर कितना हो जाएगा -3 अब +19, ये 19 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 16। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार के इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। अगर 5 सदस्य का इस समय औसत आयु 33 है तो टोटल आयु कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा 5 सदस्य का। क्या चीज़ पूछा जा रहा है, जब सब छोटा सदस्य 9 वर्ष का, यानी वर्तमान में जो छोटा सदस्य है वो 9 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व औसत आयु कितना थी। यानी अगर हम 9 साल पहले जाएंगे, 9 ईयर पहले जाएंगे, तो हमें कितना घटाना पड़ेगा। 9 ईयर अगर हम 5 सदस्य में, 5 सदस्य हैं टोटल, अगर हम 5 सदस्य में 9 साल घटाएंगे तो यानी 45 घटाना पड़ेगा। यानी 9 साल पहले जो टोटल योग था, 9 साल पहले जो टोटल योग था वो कितना था, 165 में से 45 घटा देंगे, यानी प्रत्येक 5 सदस्य में 9 साल घटाना पड़ेगा, यानी 45 घटाना पड़ेगा। यानी 9 साल पहले जो टोटल सदस्य का योग था 120 था, और टोटल सदस्य कितना होगा, 4 ही सदस्य होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व, यानी उस समय छोटा सदस्य नहीं होगा, यानी एक सदस्य कम हो जाएगा, यानी 4 ही सदस्य होगा। तो उसके 4 सदस्य का औसत क्या होगा, यानी 120 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी 30 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी, बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं किराए मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं, परंतु 1 केजी की जगह वो 850 ग्राम का नकली वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। यानी 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम ना, 1000 ग्राम की जगह अगर वो 850 ग्राम यूज करता है तो उसका लाभ कितना होगा। तो कितना लाभ कमा रहा है, 150 लाभ कमा रहा है 850 ग्राम बेच कर ही। तो 850 को हम नीचे लिखेंगे गुने 100, यानी 1 जीरो से 1 जीरो का जाएगा, और ये 5 से 3 बार में, 5 से 17 बार में, यानी 300/17, यानी 17, फिर 17 7 119, 17.11/17, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कॉलेज में 40 छात्र को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्र को ग्रुप सी दिया गया है। तो ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए, जब भी शेष का बात करें ना तो आप कुछ मत कीजिए, आवेदन करने वालों की संख्या आप लोग x मान लीजिए। जब शेष का बात करें तब 40% को ग्रुप ए दे दिया गया तो बच्चा 60%, ये 60% बचा। ये जो शेष बचा इसका 75% ग्रुप बी में दिया गया, तो कितना बचा, 25% बचा। अब जो 25% बचा होगा उसको ग्रुप सी में दिया गया होगा, और ग्रुप सी में शेष कितना जा रहा है, 12 जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 25 से ये 4 बार में, 20 से 3 बार में, अब 20 से ये 5 बार में, 3 से ये 4 बार में, यानी 5 चौके 20 चौका 80, यानी x बराबर 80 आ गया। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर शेष का बात करें तो डायरेक्ट x मान लेना है और शेष निकालते जाना है, आंसर सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर 100 मान के बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, अगर टोटल विद्यार्थी 100 था, ये 3 कक्षा ABC, ठीक है, ए में 40% छात्र को ए में दिया गया, यानी 100 का 40% 40 को ए में दे दिया गया, शेष बच गया 60, और ये 60 का जो 75% यानी 3/4 है बी में दिया गया, तो बी में कितना जाएगा, 4 से 15 बार में बी में 45 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 40, इसमें 45, तो शेष कितना बचा, 85 तो ए बी में हो गया, तो शेष 15 बचा, और यहाँ पे शेष बोला जा रहा है 12, यानी ये 15 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 12/15, तो टोटल छात्र हम 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/15 गुने 100। यानी इस तरीके से भी आप सवाल को बना सकते हैं, या फिर से जब भी बोले तो x मान के भी इस सवाल को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए, वैसे जनरली बोला जाता है कि अगर पत्थर की लंबाई दे दिया जाए तो मतलब रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई पार करेगी, साथ साथ पत्थर की लंबाई पार करेगी, लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक से लिखा गया है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील पत्थर को नहीं, इस मील को हटा दीजिए, एक पत्थर को 15 सेकंड में पार कर रही है। अगर कोई रेलगाड़ी कोई पत्थर को पार करे, इसका मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो उसका स्पीड क्या, यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड वर्क कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। अगर कोई रेलगाड़ी पत्थर को पार कर रही है तो इसका मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है, उसका लंबाई 150 है, और कितना देर में,
15 सेकेंड में, यानी 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 मीटर पर सेकेंड वो रेलगाड़ी का चाल आगे। ठीक है, अब क्या बोला है, विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकेंड में पार कर लेती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो हम दूसरी रेलगाड़ी का जो चाल है वो x मीटर पर सेकेंड माने हैं। ठीक है, बाद में हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, अभी हम मीटर सेकेंड में ही माने, क्योंकि यहाँ पे भी हमें मीटर सेकेंड में ही चाल पता है। अगर कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, इसका मतलब वो अपनी भी लंबाई पार करेगी, साथ साथ दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई पार करेगी। तब हम कोई भी फार्मूला लगा लेंगे, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर एक दूसरे को पार करें तो दोनों का चाल जुट जाएगा, इसका चाल 10 और इसका चाल हम x मीटर पर सेकंड माने थे। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों का रेलगाड़ी का लंबाई 150 है, तो टोटल लंबाई 300 हो जाएगा। अगर कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो इसका मतलब दोनों अपनी अपनी लंबाई पार करेगी, इसका भी लंबाई 150 और उसी लंबाई बोले, यानी दूसरा रेलगाड़ी है उसका भी लंबाई 150, यानी टोटल 300 दूरी हो जाएगा। और कितना देर में, ये 12 सेकेंड में, बट्टा 12, ये 12 से कितना बार में कटेगा, बाद में 25 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में चाल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना करके उसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, यानी 5 से 3 बार में 18 × 3 54 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है और अनुप्रवाह की 4 मिनट में खींच सकता है। तो प्रवाह की गति क्या होगा, जिससे अगर आप लोग को पता होगा कि नाव के साथ अगर चाल दिया, धारा के साथ अगर x किलोमीटर प्रति घंटा दिया जाए चाल, और धारा के विरुद्ध में अगर जो चाल है वो y किलोमीटर पर आवर दिया जाए। अगर आपसे धारा का चाल पूछें, धारा का चाल, तो आप लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू x माइनस वाई। और नाव का चाल अगर पूछे, नाव या व्यक्ति का चाल पूछें, तो क्या करते हैं, हाफ इंटू x प्लस वाई। यानी नाव या व्यक्ति का चाल निकालने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि उस नाव का या व्यक्ति का धारा के साथ क्या चाल है और धारा के विरुद्ध क्या चाल है। तो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब होता है विरुद्ध, धारा के विरुद्ध यहाँ से चाल निकाल लें, धारा के विरुद्ध उसका चाल और क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है, 1 किलोमीटर, दूरी 1 किलोमीटर, और समय कितना है, 10 मिनट। अगर 10 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 10/60, और ये 60 कट के ऊपर चला जाएगा, यानी धारा के विरुद्ध उसका जो चाल आ जाएगा वो 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो अनुप्रवाह में 4 मिनट में उसको तय करता है। तो धारा के अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ उसका चाल निकालें, चाल बार कहते हैं दूरी बटा समय। दूरी 1 किलोमीटर और समय मात्र 4 मिनट। 4 मिनट को हम लोग को घंटा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो किलोमीटर पर आवर में चाल आएगा ना। तो अगर 4 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 कट के ऊपर चला जाएगा, और 4 से कितने बार में, 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर पर आवर धारा के साथ उसका चाल आ गया। अगर धारा के विरुद्ध उसका चाल y किलोमीटर पर आवर, धारा के साथ x किलोमीटर पर आवर, तो अगर धारा का चाल पूछे, प्रवाह की गति पूछे, तो हाफ इंटू x माइनस वाई। तो वहाँ पे हमें सब कुछ पता है। तो अगर प्रवाह का गति पूछे तो हाफ इंटू x माइनस वाई करेंगे, यानी 15 में से 6 गया 9, यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर प्रवाह का चाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हालांकि ये सवाल गलत है, और जो भी लोग भी अगर कोई भी आंसर इसका, जो सवाल गलत हो उसका अगर कोई भी आंसर आप टिक आउट करते हैं तो वो आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे x + 1/x 99 होगा, तभी आप ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज में अगर आप कोई भी ऑप्शन टिक आउट करते तो आपको नंबर मिल जाता। यानी अगर x + 1/x बराबर अगर 99 दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये x को एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1 बराबर 99। और ये x को हम क्या करते हैं, काट के यहाँ से हटा के उस साइड दे आते हैं, 99x हो जाएगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन को रहने देंगे। अब हम आते हैं, हमारे पास जो सवाल बोला गया है वो 100x अपॉन ये 2x² + 2 में से, इस दोनों में से क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x² + 1 + 102x, ऊपर क्या बचेगा, 100x
अपॉन 2 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले में क्या दिया गया 99x प्लस 102x। तो ऊपर क्या है 100x है और नीचे क्या हो जाएगा 198 प्लस 102, टोटल कितना हो जाएगा 300x। एक्स से एक्स कट जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, यानी 1/3। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो सवाल में मिसिंग था x प्लस 1/x 99 दिया गया था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में BAC यानी एंगल ए 75 डिग्री दिया गया, एंगल बी 45 डिग्री दिया गया। यानी ये त्रिभुज ABC है, ABC में यानी ए है 75 डिग्री और बी है 45 डिग्री। अब क्या बोले BC को D तक बढ़ाया गया, यानी ये जो BC है इसको कहाँ तक बढ़ाया गया D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ACD 80 डिग्री यानी ACD यानी ये बाह्यकोण हो गया ना। और बाह्यकोण का जो बाह्यकोण होता है क्या होता है आंतरिक सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये जो बाह्यकोण होगा वो एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा ना, एंगल A प्लस एंगल B। और एंगल A 75 और एंगल B कितना देगा 45, तो 75 प्लस 45 120 डिग्री। यानी एंगल ACD जो है 120 डिग्री आ गया और ACD किसके बराबर है x, यानी x किसके बराबर आ गया 120 डिग्री के बराबर आ गया। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है 60 का x/3%, यानी 60 गुने x के बदले में 120/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो डबल जीरो, ये डबल जीरो कट जाएगा 3 से ये 2 बार में, यानी 12 दूना 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, जो बाह्यकोण होता है वो आंतरिक सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 बन जाती है और दोनों में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है, देखिए जो भी ऑप्शन दिया गया वो भिन्न दिया गया है। तो जब भिन्न पूछे और भिन्न पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, उसको डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, अगर हम दोनों में 2 जोड़ते हैं तो ये कितना होता है 9/12 होता है, जबकि 2 जोड़ने पर 9/11 होना चाहिए। ये ऑप्शन ख़त्म। अगर हम ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, अगर हम दोनों में 2 जोड़ते हैं अंश और दोनों में तो ये 9/11 हो रहा है, यानी ये ऑप्शन संभावना है। अगर हम इस दोनों में 2 जोड़ते हैं तो ये 5/9 हो रहा है, जबकि हमें 9/11 चाहिए, ये भी ऑप्शन ख़त्म। इसमें भी अगर हम 2 जोड़ते हैं तो ये 7/11 हो रहा है, यानी ये भी ऑप्शन ख़त्म, हमें 9/11 चाहिए। जब 3 ऑप्शन ख़त्म एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी भिन्न दिया जाए तो इसको क्या करना है ऑप्शन बेस्ड बना लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री दिया गया है, यानी एक समकोण त्रिभुज है और ये एंगल B जो है वो 90 डिग्री दिया गया है। और क्या AB 5 ये लेते हैं, ये C लेते हैं। AB 5 BC 12, तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC के परिवृत्त का त्रिज्या, तो समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है, परिवृत्त मतलब जो बाहर से अगर हम वृत्त खींचें, इसका जो केंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। जब कर्ण के मध्य बिंदु पे इस वृत्त का केंद्र है तो इसका मतलब ये जो त्रिज्या हो जाएगा वो कर्ण का आधा होगा ना, ये त्रिज्या होगा कर्ण का आधा। तो कर्ण 13 था, 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5, ऑप्शन नंबर डी। यानी मतलब समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या वो क्या होता है कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 वृत्त बाहर से एक दूसरे को मिलते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 60 है। एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे 2 वृत्त हैं, ये 2 वृत्त हो गए और एक दूसरे को मिलता है यानी स्पर्श कर रहे हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 है। यानी इसका ये केंद्र और ये केंद्र, इसके केंद्र के बीच की दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त का त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। पूरा लंबाई 7 था और ये दूरी 4 है, तो बाकी जो ये दूरी बचेगा वो कितना हो जाएगा 3, और ये जो दूरी 3 बचेगा वो क्या हो जाएगा दूसरे वाले वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। दूसरे वाले वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग। बाय बाय।